हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वनवास मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दीपक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे भूलने की बीमारी होती है। दीपक अपनी पत्नी बिमला को याद कर रहा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो बिमला के बारे में सोचते हुए उससे बातें करते रहता है। तभी उसकी बहू आ जाती है और उसको तैयार होने के लिए कहती है कि आज उनकी पूरी फैमिली बनारस जाने वाली थी। दीपक अपनी बहू के गले में नोटिस करता है उसकी बहू ने वो नेकलेस नहीं पहना था जो उसकी सास बिमला ने उसे दिया था। दीपक बहू से पूछता है कि नेकलेस कहाँ है, कहीं तुमने बेच तो नहीं दिया। उसके बाद उसका बेटा आकर उसे उसकी दवाई खिलाता है। उसके बाद दीपक नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद दीपक अपनी बहू से पूछता है कि तुम दुखी क्यों नजर आ रही हो। रियलिटी तो ये थी कि दीपक जब तक अपनी दवाई को नहीं खाता था तो वो ऐसे ही चीजों को भूल जाया करता था। यहाँ तक कि उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा ये भी भूल जाया करता था। लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं भूलता, वो उसे बहुत प्यार करता था। दीपक ने अपनी पत्नी की सारी चीजें संभाल कर रखी हुई थी, बल्कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर अपने घर का नाम विमला सदन रखा था। उसके बाद पूरी फैमिली बनारस के लिए निकल जाते हैं। सारी फैमिली बहुत ही हैप्पी नजर आ रही थी। दीपक उन्हें अपनी और बिमला की कहानी सुनाने लगता है। अब हमें पता चलता है बिमला को गाने और शायरी का बहुत शौक था। बनारस पहुंचकर वे लोग दीपक का जन्मदिन सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगली सुबह ये लोग जब एक घाट पर बैठे हुए थे तभी दो बच्चे अपने माँ बाप का पिंडदान कर रहे होते हैं। अभी एक लड़का पंडित से जल्दी करने के लिए कहता है। ऐसा देखकर दीपक उस बच्चे को डांटने लगता है। कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे मरे हुए माँ बाप के लिए इतना भी टाइम नहीं है। तभी दीपक के बहू और बच्चे आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और दीपक सोचने लगता है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, क्योंकि उसके बच्चे उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसके बाद दीपक के बहू और बेटा एक आदमी से मिलते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं। वो आदमी उनका काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दीपक को उसके बेटा और बहू बनारस इसलिए लेकर आए हैं ताकि वे उसे वहीं छोड़कर चले जाएं। अगले दिन दीपक के बहू और बेटे दीपक को एक मठ में ले जाते हैं जो कि उस आदमी ने बताया था। दीपक वहां के भजनों में मग्न हो जाता है। वहीं दीपक के बच्चे उसके हाथ में एक बैग पकड़ा देते हैं और बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। उस बैग में दीपक के कपड़े होते हैं और दवाइयाँ और कुछ पैसे रखे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद दीपक अपने घर वालों को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन दीपक को अपने घर वाले कहीं नहीं मिलते और दवाई न खाने की वजह से दीपक को कुछ भी याद नहीं रहता। मूवी में दिखाया जाता है कि बचपन में दीपक के बच्चे इसी तरह खो गए थे। तब दीपक और विमला उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और दीपक यही बात सोचने लगता है कि ये वही दिन है। और दीपक अब अपने आसपास के लोगों से यही कहता है कि उसके 3 बच्चे गुम हो गए हैं, जिसमें वो बताता है कि सबसे बड़ा बेटा उसका 11 साल का है। इसके बाद दीपक फिर से अपने बच्चों को ढूंढने लगता है और उसे उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते। के बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बिरजू वॉलंटियर होता है। बिरजू यहाँ माइक पर कहता है कि अगर किसी की कोई चीज खो जाए तो वो मेरे पास आकर बता सकता है, मैं उसको उसकी चीज ढूंढने में हेल्प करूंगा। हमें पता चलता है कि बिरजू एक चोर है, वो लोगों को फंसाकर उनका सामान चुरा लेता है। भी दीपक बिरजू के पास पहुंचता है और वो बिरजू से कहता है कि उसके 3 बच्चे गुम हो गए हैं। बिरजू देखता है कि दीपक के बैग में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो बहाना मारकर उसका बैग ले लेता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद दीपक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। पुलिस वाला दीपक से उसका नाम पूछता है, मगर दीपक को कुछ भी याद नहीं था। बस उसे इतना याद था कि उसके 3 बच्चे गुम हो गए हैं। वहाँ बैठे बैठे दीपक अपने बच्चों की बातें कर करके पुलिस वालों को बोर कर देता है। तभी वहाँ पुलिस वालों का सीनियर आ जाता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो दीपक के बच्चों को ढूंढे। इसके बाद पुलिस वालों को सीनियर का ऑर्डर मानना पड़ता है, लेकिन वो दीपक की फैमिली को कैसे ढूंढे, क्योंकि उसके फैमिली के बारे में वो उन्हें कुछ भी अच्छे से नहीं बता पा रहा था। इसके बाद बिरजू अपने दोस्त को उसी जेल में छुड़ाने आता है। पुलिस वाले बिरजू से दीपक की फैमिली को ढूंढने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम दीपक की फैमिली को नहीं ढूंढोगे तो हम तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। बिरजू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो दीपक को लेकर अपने घर आ जाता है। अब बिरजू को वही आदमी मिलता है जिसकी हेल्प से दीपक की फैमिली दीपक को यहाँ छोड़कर चली गई थी। वो आदमी बिरजू को सारी सच्चाई बता देता है। इधर दीपक की फैमिली आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं कि दीपक पानी में डूबकर मर गया, जबकि इधर दीपक अपने बच्चे न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसकी हालत को देखकर बिरजू उसे सच्चाई बता देता है।
सच्चाई जानने के बाद दीपक बिरजू को ही थप्पड़ लगा देता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, वो मुझे जानबूझकर छोड़कर नहीं जा सकते। शायद तुम्हारी फैमिली नहीं है इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुम्हारी फैमिली होती तो तुम मेरे बच्चों के बारे में ऐसी घटिया बातें नहीं करते। अब दीपक की ऐसी बातों से बिरजू भड़क जाता है, क्योंकि बिरजू का रियलिटी में इस दुनिया में कोई नहीं था, वो एक अनाथ था। जब बिरजू छोटा था तभी उसे उसकी फैमिली एक घाट पर छोड़कर चली गई थी, जहां उसे यहीं के दोस्तों ने पाला पोसा बड़ा किया। वहीं बिरजू के दोस्त उसे समझाते हैं कि दीपक अभी गुस्से में है और बूढ़ा भी है, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। के बाद बिरजू का गुस्सा शांत हो जाता है, वो दीपक से नरमी से पेश आता है। दीपक भी समझ जाता है कि बिरजू भी किसी बात से परेशान है। इसके बाद बिरजू दीपक को बताता है कि वो मीनू नाम की किसी लड़की से प्यार करता है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मीनू एक दिन बिरजू को अपनी मौसी से मिलवाने उसके घर लेकर गई थी। तब हमें पता चलता है कि मीनू की मौसी एक डांसर है। मीनू की मौसी चाहती है कि मीनू भी उसकी तरह एक डांसर बने। मौसी बिरजू को समझाती है कि तुम मीनू से दूर रहो और उसे उससे दूर रहने के लिए 2 लाख रुपए बिरजू को ऑफर करती है और कहती है कि तुम मीनू को भूल जाओ। बिरजू लालच में आकर वो 2 लाख रुपए ले लेता है। अब ये बात मीनू को पता चल जाती है कि बिरजू ने उसकी मौसी से 2 लाख रुपए लिए हैं उसे भूलने के लिए। इसके बाद बिरजू मीनू को समझाता है कि मैंने सोचा था कि मैं 2 लाख रुपए लेकर तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। इसके बाद मीनू वापस से बिरजू से पैचअप कर लेती है, क्योंकि इन दोनों में प्यार बहुत ज्यादा था। इसके बाद बिरजू मीनू को दीपक के पास लेकर आता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से दीपक की तबीयत खराब हो जाती है। बिरजू दीपक को हॉस्पिटल ले जाता है। इधर दीपक के बच्चे उसकी शोक सभा मना रहे होते हैं। ये सभी लोग शोक सभा में इमोशनल होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन दीपक का छोटा बेटा अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, उसका मन नहीं मान रहा था। अभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है, पापा जिंदा हैं। इसके बाद दीपक की बड़ी बहू और बेटे उसके छोटे बेटे को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो वरना सबको पता चल जाएगा। और ये दीपक के छोटे बेटे से ये कहकर दीपक को बनारस ले गए थे कि वो उसे वृद्ध आश्रम छोड़ेंगे, लेकिन वृद्ध आश्रम वाले तो फैमिली का एड्रेस और आईडी दोनों मांगते हैं, जिससे दीपक वापस घर आ जाता। इसके बाद दीपक का छोटा बेटा कहता है कि अगर पापा को कुछ याद आया तो वो वापस घर आ जाएंगे। तभी दीपक की बड़ी बहू कहती है कि मैंने उनके बैग से कुछ दवाइयाँ निकाल ली थी, अब उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। अगले सीन में दीपक को हम देखते हैं जिसे सच में कुछ याद नहीं था, उसे सिर्फ एक चीज याद थी और वो थी उसके बीवी और बच्चे। अब डॉक्टर दीपक से उसका नाम पूछती है, जो कि उसे याद ही नहीं आता। जब डॉक्टर उससे उसके घर का नाम पूछती है तो दीपक बताता है कि विमला सदन। डॉक्टर कहती है, मुझे वो घर खरीदना है, तुम मुझे उस घर पर ले चलो। ये सुनते ही दीपक डॉक्टर पर अटैक कर देता है कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसका घर खरीदे। पर डॉक्टर बिरजू से कहती है कि उन्हें उनकी पुरानी बातें याद दिलानी होगी कि इन लोगों को दीपक के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। इसके बाद एक पुलिस वाला मीनू की मौसी के पास आता है और वो कहता है कि दीपक की देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हें उठानी होगी, कि दीपक उसी के घर पर बेहोश हुआ था। पुलिस वाले की बात तो उसे मानना ही पड़ती है। इसके बाद मीनू की मौसी बिरजू से कहती है, अगर तुमने दीपक की फैमिली को ढूंढ निकाला तो मैं तुम्हारी शादी मीनू से खुशी खुशी कर दूंगी। इसके बाद बिरजू उसके दोस्त से कहकर दीपक को कहीं और शिफ्ट करवा देता है। के बाद वो मीनू की मौसी से कहता है कि उसने उसकी फैमिली को ढूंढ निकाला है और दीपक को उसके पास भेज दिया है। इधर मीनू बिरजू पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुमने दीपक को जिस आदमी के पास भेजा है वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आदमी लोगों के अंगों को निकालकर उसकी स्मगलिंग किया करता है। वो दीपक के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। ये बात सुनने के बाद बिरजू तुरंत दीपक को ढूंढने के लिए उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसके पास उसने दीपक को भेजा है। बाद वो उस आदमी को ढूंढ लेता है और उससे हाथापाई कर लेता है। इसके बाद वो दीपक के पास पहुंच जाता है। भी हम इधर देखते हैं कि दीपक ने तो इधर सबको मार पीट कर धो दिया था। इधर दीपक बिरजू को पहचान नहीं पाता, मगर बिरजू फिर भी उसे अपने साथ वापस ले आता है। इसके बाद बिरजू दीपक को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक को कुछ भी याद नहीं आता। बिरजू को डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने कहा था कि दीपक को अगर उसकी वाइफ की याद दिलाई जाए तो शायद उसे कुछ याद आ जाए। तभी यहाँ बिरजू को उसके बैग में विमला की एक कविता मिलती है, जिसे दीपक ने विमला के लिए लिखा होता है। यहाँ बिरजू किताब की कविता पढ़ने लगता है। तभी बातों ही बातों में दीपक बताता है कि वो शिमला से है।
के बाद बिरजू और उसके फ्रेंड्स दीपक को शिमला ले जाने की सोचते हैं। इधर दीपक की फैमिली विमला सदन को बेचने की बात कर रहे होते हैं। उन्होंने दीपक को बनारस इसीलिए छोड़ा था ताकि वो ये घर बेच सके और वो इस घर को बेचकर जितना पैसा आता आपस में बांट लेना चाहते थे, लेकिन दीपक के होते हुए वे लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे कि दीपक इस विमला सदन को किसी ट्रस्ट को देना चाहता था। तभी दीपक की फैमिली के पास एक आदमी आता है। वो उन्हें बताते हैं कि दीपक के पापा ने सालों पहले एक जमीन खरीदी थी। अब उस जमीन पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब उसकी कीमत 40 करोड़ के लगभग है। दीपक उनका वारिस है, इस नाते वो सारी जायदाद अब दीपक को मिलेगी। दीपक के बच्चे उस आदमी से कहते हैं दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो आदमी बताता है कि तुम लोग दीपक का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करो तो ये सारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। सारी फैमिली बनारस जाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की बात करते हैं। इसके बाद दीपक की फैमिली बनारस के लिए निकल जाती है। इधर बिरजू दीपक के साथ शिमला आने के लिए निकलता है। रास्ते में दोनों की गाड़ियां एक दूसरे से टकराने वाली होती हैं। तभी दीपक के घर वाले उसे देख लेते हैं, लेकिन वो जानबूझकर रास्ता चेंज कर लेते हैं। हालांकि उन लोगों को देखकर दीपक को कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन जब तक वो गाड़ी से निकलता तब तक उसकी फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। अब दीपक और बिरजू शिमला पहुँच जाते हैं। बिरजू दीपक से उसके विमला सदन के बारे में पूछता है, मगर दीपक को तो कुछ भी याद नहीं रहता। बस वो इतना बताता है कि मैं और विमला एक फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाया करते थे। उस स्टूडियो से कुछ दूरी पर एक आइसक्रीम वाला था, जहाँ से हम दोनों आइसक्रीम खाया करते थे। इसके बाद बिरजू सारी मेहनत लगा करके उस स्टूडियो को ढूंढ निकालता है। वो स्टूडियो वाला लड़का बताता है कि ये स्टूडियो मेरे दादाजी का है। हम जिसके भी फोटो खींचते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। इसके बाद ये रिकॉर्ड्स चेक करने लगते हैं और मीनू दीपक को स्टूडियो लाने लगती है, मगर दीपक सोचता है कि मीनू उसे कहीं किडनैप करके ले जा रही है। वो मीनू को धक्का दे देता है। बिरजू भी दीपक की ऐसी हरकत के कारण उस पर गुस्सा हो जाता है। दीपक को ये लगता है कि कहीं बिरजू भी उसे किडनैप तो नहीं कर रहा। इसी गलतफहमी की वजह से इन दोनों के बीच फाइटिंग हो जाती है। तभी मीनू बिरजू को समझाती है कि दीपक बीमार है, बूढ़े हैं। बिरजू यहाँ गुस्सा होकर मीनू को ही धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मीनू उसकी बात ही नहीं समझ रही थी। के बाद दीपक उसी आइसक्रीम वाले के पास पहुँचता है जहाँ वो बिमला के साथ आइसक्रीम खाया करता था। तभी वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है और दीपक एक बच्चे की जान बचाता है। दीपक ने जिस बहादुरी के साथ उस बच्चे की जान बचाई थी, उसे देखकर बिरजू समझ जाता है कि वो पहले कोई ऑफिसर रहा होगा। इसके बाद वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाती है। बिरजू बताता है कि मेरे बाबा का नाम दीपक त्यागी है, क्या आप लोग उनके बारे में पता कर सकते हैं? एनडीआरएफ वाला कहता है कि दीपक त्यागी उनका सीनियर था। उन्हें इस हालत में देखकर ऑफिसर्स को बहुत बुरा लगता है। ऑफिसर बिरजू को बताते हैं कि दीपक एक बहुत ही होनहार ऑफिसर हुआ करते थे। दीपक ने लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की जानें बचाई थी। ऑफिसर को देखते ही दीपक को भी अपना एड्रेस याद आ जाता है। के बाद ये सभी लोग दीपक के घर जाने लगते हैं। तभी दीपक का पड़ोसी उसे गले लगाकर रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, मुझे तभी शक हो गया था कि तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तभी यहाँ दीपक को पता चलता है कि उसके बच्चों ने विमला सदन को बेच दिया है। अब दीपक भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसके बच्चे गए हुए थे, यानी कि प्रॉपर्टी के 40 करोड़ रुपए लेने। दीपक देखता है कि उसके बहू और बच्चे यहाँ इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, वो कितना झूठा दिखावा कर रहे हैं कि वो अपने पापा से कितना प्यार करते थे। लेकिन जब दीपक वहाँ पहुँचता है तो वो उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। दीपक अपने बहू बेटों से कहता है, क्या तुम लोगों को यही चाहिए था? तुम्हें यही चाहिए था तो मुझे बता देते, वैसे भी मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही होना था। वो अपने बच्चों से कहता है कि विमला और मैंने वो घर बहुत मेहनत से बनाया था। मैंने और विमला ने उसमें अपनी यादें बिताई थी, अपनी माँ की यादों को बेचना चाहते थे। इसके बाद दीपक उस लेटर को निकालता है और पढ़ने लगता है। तो विमला ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए लिखा था। लेटर में विमला ने लिखा था कि उसे अपने बच्चों की हरकतों से देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें अपने बाप से लगाव होगा। वो बस इतना चाहती है कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चे उसके पापा का अच्छे से ध्यान रखें। वहीं दीपक विमला की बातें करते हुए कहता है कि मैंने विमला से कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन अब ऊपर जाऊंगा तो एक झूठ जरूर बोलूंगा कि हमारे बच्चों ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वहीं वो अपने पोते पोतियों को समझाता है कि तुम बड़े होकर अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखना, इससे ज्यादा ध्यान तब रखना जब वो बूढ़े हो जाएं, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद दीपक जाकर खुद का पिंडदान कर लेता है।
कि वो अपने बच्चों के लिए वैसे ही मर चुका था और वो यहाँ बहुत जोर जोर से रोता भी है। इसके बाद बिरजू दीपक से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पिता कौन थे, लेकिन आज से आप ही मेरे पिताजी हैं। इतना सुनने के बाद दीपक बिरजू को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। यहीं पर दीपक की मौत हो जाती है। इसके बाद बिरजू ही दीपक का पिंडदान करता है और बिरजू ये भी सोचता है कि काश वो दीपक को शिमला लाया ही नहीं होता। ना ही वो उसे शिमला लाता, ना ही उसे पुरानी बातें याद आती और ना ही वो आज दुनिया छोड़कर जाता। अपने बच्चों की असलियत जानने के बाद ही दीपक ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब बिरजू दीपक की आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करता है। के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।